अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी काबीना में उनके मुताबिक 10 बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा का ऐलान कर दिया है और ख़ुद उन्हें तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा है। मगर सवाल उठ गया है कि जिन्हें अच्छी कारकर्दगी पर इनाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, और जिनकी कारकर्दगी को 10 बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों में नहीं रखा गया है तो क्यों नहीं रखा गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ वज़ीरों में इस हवाले से नाराज़ी भी है और ख़दशा भी है कि कहीं एक दफ़ा फिर उनकी वजारत ख़तरे में तो नहीं है। आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे वज़रा जो मीडिया पर आकर खुद अपनी कारकर्दगी की तारीफ़ें करते नजर आते हैं, वो टॉप 10 में तो क्या टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बना सके हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज ने भी वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए हैं। आपको बताते चलें कि जिन वज़रा को इनाम दिया गया उनकी कारकर्दगी जांचने का मयार खुद हुकूमती ऐलान के मुताबिक क्वान्टिटेटिव भी था और क्वालिटेटिव भी था। 70% वजन इस बात को दिया गया कि वजारतों ने कितनी तेजी से अपने अहदाफ की तकमील की है, और 30% वजन इस बात को दिया गया कि वजारतों ने जो काम शुरू किए उनकी क्वालिटी कैसी है, उस काम के लिए कितनी मेहनत की गई है और किस हद तक उस काम की तकमील हो सकी है। पहले आपको उन वजारतों का बता दें जो इस फहरिस्त में टॉप 10 में हैं। इस फहरिस्त के मुताबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर मुराद सईद की वजारत मवासलात का पहला नंबर है, असद उमर की वजारत प्लानिंग का दूसरा नंबर, सानिया निश्तर की गुरबत खात्मे की वजारत का तीसरा नंबर, शफकत महमूद की तालीम की वजारत का चौथा नंबर, शेरी मजारी की वजारत इंसानी हुकूक का 5वां नंबर, जबकि खुसरो बख्तियार की वजारत सनत 6ठे नंबर पर आई है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां नंबर, अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत 8वें नंबर पर आई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की वजारत दाखिला का 9वां नंबर है और नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का 10वां नंबर रहा। जहाँ इस फहरिस्त में मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहा है, तो वहीं जो वज़रा इस फहरिस्त में ना आ सके उनकी कारकर्दगी और मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ रहा है। वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी जो मुसलसल हुकूमत का दिफा और अपोजिशन पर तनकीद के लिए मीडिया पर हेडलाइंस बनाते रहे हैं, वो टॉप 10 की फहरिस्त में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे और उस पर उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा कि काबीना की 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद होंगे अगली दफ़ा इंशाअल्लाह। इसी तरह हुकूमत का मुसलसल दावा रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी शानदार रही है, जबकि अपोजिशन हुकूमत पर यह तनकीद करती रही है कि हुकूमत ने एक बुरी खारजा पॉलिसी के जरिए मुल्क को तनहा कर दिया है और दोस्त ममालिक को भी नाराज़ कर दिया है। हैरानकुन तौर पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो 3.5 साल से इस ओहदे पर मौजूद हैं, वो इस टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाह महमूद कुरैशी ही के शहर मुल्तान में इस बुनियाद पर उन पर भरपूर तनकीद की। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। एक तरफ से कहते हैं खारजा पॉलिसी तो वाह वाह है, अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया। इसके साथ साथ हम इस प्रोग्राम में मुसलसल ये मामला उठाते रहे कि वजारत तवानाई और पेट्रोलियम की नाअहली की वजह से वक्त पर गैस दरामद नहीं की गई, गैस का बहरान आएगा। मगर वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर अवाम को दिन में 3 दफ़ा गैस फराहमी की यकीन दहानी कराते रहे। ये भी कहते रहे कि आइंदा फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली कम पैदा की जाएगी, मगर ना आवाम को पूरी गैस मिली ना इंडस्ट्री को, और उनके ऐलान के बाद फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली की पैदावार में भी मजीद इजाफा होता चला गया। आवाम को महंगे बिजली के बिलों की सूरत में ये बोझ उठाना पड़ रहा है, मार्केट से महंगी LPG खरीदनी पड़ रही है। आवाम और इंडस्ट्री भुगत रहे हैं और हमाद अज़हर वज़ीर आज़म की टॉप 10 में ही नहीं बल्कि नीचे तक टॉप 23 वजारतों में भी अपना नाम बनाने में नाकाम रहे हैं। यानी टॉप 10 के साथ साथ जिन 23 वजारतों की फहरिस्त जारी की गई है उनमें भी हमाद अज़हर का नाम नहीं है, और इस पर बात करने के लिए हमने हमाद अज़हर को आज भी प्रोग्राम में दावत दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मौसमियाती तब्दीली वज़ीर आज़म के एजेंडे और वादों में टॉप तरजीहात में से एक है, मगर मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल भी इस फहरिस्त में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही हैं। वज़ीर आज़म अपनी मुआशी कारकर्दगी की मुसलसल तारीफ़ें करते रहे हैं, मगर इसके बावजूद पहले असद उमर को वज़ारत ख़ज़ाना के ओहदे से हटाया मगर मुआशी कारकर्दगी की तारीफ़ करते रहे। फिर डॉक्टर हफीज़ शेख को ओहदे से हटाया मगर फिर भी मुआशी कारकर्दगी की तारीफ़ें करते रहे। फिर वज़ीर ख़ज़ाना लगाते ही हमाद अज़हर को हटा दिया, फिर शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना लगाया और फिर मुआशी कारकर्दगी की भरपूर तारीफ़ करते रहे और दावा किया कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल दिया है। मगर इस सब के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी टॉप 10 की फहरिस्त में जगह बनाने और इनाम लेने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म पानी की कमी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार देते हैं, डैम्स की तामीर को अपनी टॉप तरजीह बताते हैं, अपनी हुकूमत को उसका क्रेडिट भी देते हैं, मगर वजारत आबी वसाइल भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रही है और मौनी सलाही की वजारत का नंबर 20वां है। मुल्क में कवानीन और रूल ऑफ लॉ की वज़ीर आज़म मुसलसल बात करते हैं, कल भी की नए कवानीन बनाने पर मुसलसल जोर देते हैं। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम बार बार कहते हैं कि उनकी वजारत इस हवाले से बहुत मेहनत कर रही है, मगर वो भी
टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वज़ीर आज़म मुल्क का मुस्तकबिल कहते हैं और दावा करते हैं कि इस एरिया में मुल्क में काम करने की और तरक्की की भरपूर गुंजाइश मौजूद है और इससे मुल्क की किस्मत बदल सकती है। ये वजारत वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादी MQM के सैयद अमीनुल हक को दी है, मगर वो भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादी काफ लीग के बशीर चीमा को दी है, मगर ये वजारत भी टॉप 10 तो क्या टॉप 23 वजारतों में अपने जगह बनाने में नाकाम रही है। PIA का हाल सबको पता है और इस हाल को मजीद ख़राब करने और PIA पर पाबंदियां लगवाने में खुद वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के हवाले से बयान का भी सबको पता है। खुद वज़ीर आज़म इस गलती को तस्लीम कर चुके हैं, मगर गुलाम सरवर खान आज भी वज़ीर हैं, मगर वज़ीर आज़म की फहरिस्त में टॉप 10 में तो क्या 23 वजारतों में भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। उन्हें उनकी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म पहले वजारत पेट्रोलियम से हटा चुके हैं। उमर अयूब वज़ीर तवानाई रहे और नाकाम रहे, वज़ीर मुआशी उमूर लगा दिए गए और फिर टॉप 10 में जगह ना बना सके और 23वें नंबर पर आए। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने ना कभी अपनी अच्छी कारकर्दगी का दावा किया है और ना ही वज़ीर आज़म की टॉप 10 फहरिस्त में वो जगह बना सके हैं। डिफेंस प्रोडक्शन की वज़ीर जुबैदा जलाल भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रही हैं। इसके साथ साथ रेलवे को बेहतर करने का हुकूमत ने बार बार दावा किया, फिर वज़ीर भी बदल दिया और वजारत शेख रशीद से लेकर आदम सवाती को दे दी, मगर आदम सवाती भी बेहतर कारकर्दगी वाले वज़रा की टॉप 10 की फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उमूर के वज़ीर अली अमीन गंडापुर टॉप 10 में तो क्या टॉप 20 में भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। अली जैदी के पास शुरू से ही वजारत बहरी उमूर है और वो मुसलसल अपनी बेहतर कारकर्दगी का दावा करते हैं, मगर वज़ीर आज़म की फहरिस्त में टॉप 10 में तो क्या 23 वजारतों में भी अली जैदी जगह बनाने में नाकाम रहे। एजाज शाह को वजारत दाखिला से हटाकर वज़ीर आज़म ने वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल दे दी, मगर वो भी वज़ीर आज़म की नज़र में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। मलेशिया की तर्ज पर सरमाया पाकिस्तान की नाकामी के बाद हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन को अपनी तरजीह बनाया और उसमें कितनी कामयाबी हुई वो सबके सामने है। और वज़ीर प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद मियां सुमरो टॉप 10 में तो क्या टॉप 23 वजारतों में भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। वज़ीर आज़म रियासत मदीना की बात करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ीदों के दरमियान हम आहंगी की बात करते हैं, मगर वजारत मजहबी उमूर और हम आहंगी के वज़ीर नूरुल हक क़ादरी टॉप 10 में तो क्या टॉप 23 वजारतों में भी जगह नहीं बना सके। साइंस और टेक्नोलॉजी पर वज़ीर आज़म मुसलसल जोर देने की बात करते हैं, मगर वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज टॉप 10 में तो क्या टॉप 23 वजारतों में जगह बनाने के लिए वज़ीर आज़म को मुतमईन करने में नाकाम रहे। वज़ीर सेफ्रॉन साहबजादा महबूब सुल्तान भी इस फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की वजारत पार्लिमानी उमूर भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रही। बाबर एवान भी बतौर मुशीर पार्लिमानी उमूर अपनी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इस फहरिस्त में जगह नहीं बना सके। एहतसाब वज़ीर आज़म के एजेंडे में टॉप पर रहा है, मगर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को तो वज़ीर आज़म ने यह फहरिस्त आने से पहले ही ओहदे से हटा दिया था और ख़ुद वज़ीर आज़म और वज़रा एहतसाब की नाकामी तस्लीम करते हैं, मगर सिर्फ मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ही को नहीं निकाला गया। वज़ीर आज़म ने यह दावा करके टीम बनाई थी कि उन्हें बेहतरीन टीम बनाना आती है, मगर मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी मुस्ताफ़ी हुए। मुआविन खुसूसी बराए पावर एंड पेट्रोलियम ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी हुए। उनसे पहले नदीम बाबर को बरतरफ कर दिया गया। मुआविन खुसूसी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू वक़ार मसूद खान मुस्ताफ़ी हुए। इदारा जाती रिफॉर्म्स वज़ीर आज़म के बुनियादी वादों में से एक था, मगर मुआविन खुसूसी बराए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन भी मुस्ताफ़ी हो गए। फवाद चौधरी को हटाकर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लगाया गया, फिर उन्हें हटाकर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात लगाया गया, फिर शिबली फराज को हटाकर वापस फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात लगा दिया गया और फवाद चौधरी की जगह शिबली फराज को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया गया। फिर फिरदौस आशिक अवान को पंजाब में इत्तलात का पोर्टफोलियो दे दिया गया, मगर उन्हें फिर अचानक वहाँ से भी बरतरफ कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात रहे और उसके साथ साथ चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी का ओहदा भी उनके पास था, मगर जब उन पर इल्ज़ामात लगे तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और कुछ अर्से बाद उनका चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी के ओहदे से भी इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया और उनकी जगह सीपेक की जिम्मेदारी मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर को दे दी गई। नदीम अफजल चंद को भी मुआविन खुसूसी लगाया गया था, मगर वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। आमिर महमूद कियानी को वज़ीर सेहत के ओहदे से हटा दिया गया था। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा और मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इंद्रुस भी अपने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। खुसरो बख्तियार के पास वजारत खुराक थी, मगर एक के बाद एक बहरान आने के बाद उन्हें हटाकर उन्हें वज़ीर मुआशी उमूर लगाया गया और फिर वहाँ से हटाकर वज़ीर सनत व पैदावार लगा दिया गया। हम्माद अज़हर के पास रेवेन्यू की वजारत थी, फिर सरहद की वजारत दे दी गई, फिर वजारत ख़जाना दे दी गई, फिर वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम लगा दिया गया। इस तरह या तो लोग मुस्ताफ़ी होते रहे या फिर उनके पोर्टफोलियो बदलते रहे। हालांकि वज़ीर आज़म ने बार बार वादा किया था कि उन्हें टीम बनानी आती है, अच्छी और छोटी टीम बनाकर दिखाएंगे। फिर तारीख की सबसे बड़ी काबीना भी बनी और जितनी तब्दीली इमरान खान ने काबीना में की वो तारीख में नहीं हुई। मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और
दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे। हम इंशाल्लाह आपको एक छोटी कैबिनेट देंगे, काबिल लोगों की देंगे। इंशाल्लाह 20 से ज्यादा नहीं लोग होंगे। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्टर्स होंगे। इस पर बात करने के लिए हमने बहुत से हुकूमती वज़रा को दावत दी मगर कोई नहीं आया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत पर एतमाद है, इत्तेहादी मुतमईन है और ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है बल्कि हुकूमत के साथ है। फिर भी अपोजिशन अदम एतमाद के लिए मुसलसल आगे बढ़ रही है और आज एहसन इकबाल ने यह दावा कर दिया है कि खुद हुकूमत के 5 वज़रा, अरकान असेंबली नहीं 5 वज़रा नून लीग से राब्ते में हैं और टिकट मांग रहे हैं। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एक मुसलसल कॉन्फिडेंस है जिसका आप लोग इजहार कर रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजेंगे। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी किया, आप सारे के सारे कर रहे हैं। मगर आप लोग पहले कह चुके हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी तब तक तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती है, बैसाखियाँ जब तक नहीं हटेंगी। अब कामिल अली आगा साहब ने क्लियर तो कर दिया, उन्होंने कहा कि इदारे न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल होते तो मामला कुछ और होता और जब तक रियासत साथ है हुकूमत के, हम भी हुकूमत के साथ खड़े हैं और जरदारी साहब को भी जवाब दे दिया है। तो आप लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। देखिए शाहजेब, इस वक्त जो सूरत हाल है, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा बहरान इस वक्त हमें ऑलरेडी घेर चुका है। 24 घंटों की बुनियादों पर हम इसमें मजीद धंसते जा रहे हैं। आप देखिएगा कि अब आने वाले दिनों में अगर कोई हुकूमत की हलीफ जमात या कोई ऐसा सहारा कि जिसके जरिए ये हुकूमत मसनूई तौर पे खुद को अवाम पे मुसल्लत रख सके, अवाम की नज़र में इतना गैज़ो गज़ब होगा और इतना रद्द अमल होगा जिसका कोई सामना नहीं कर सकेगा। और आप देखेंगे कि अब तो हुकूमत के अंदर से 5 वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं जो कहते हैं कि हमें टिकटें दे दो, गारंटी दे दो, हम पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब तो इस वक्त पीटीआई के अपनी सफों में इंतशार है क्योंकि मगर एहसन इकबाल साहब ये दावा ही है ना, क्योंकि जो आज वजीर बना हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उसे आप वजारत से ज़्यादा और क्या दे देंगे कि वो आपके टिकट पर आपके साथ आने को तैयार है। फिर हुकूमत का एक और कॉन्फिडेंस है, आप सिर्फ बैसाखियों की बात करते हैं कि काफ लीग को आप लोग क्या दे देंगे, 2 वजारत उन्हें मिली हुई हैं, एक स्पीकर मिला हुआ है पंजाब का। आप एमक्यूएम को क्या दे देंगे क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ तो एमक्यूएम आमने सामने है। तो जो ऑलरेडी वजीर हैं वो आपसे टिकट लेके ये हुकूमत क्यों छोड़ देंगे और इस हुकूमत को क्यों गिरा देंगे? आप उन्हें और क्या बना देंगे आगे? इसलिए कि ये सब लोग अगर हुकूमत के साथ रहेंगे जो कि अब अपने सनसेट फेज के अंदर है, 6 महीने है, साल है, 2 महीने है, इसके बाद इस हुकूमत का सूरज गरूब होने वाला है, कश्ती डूबने वाली है। ये लोग सियासी हकीकतें हैं, ये अपने सियासी मुस्तकबिल को इसके साथ नहीं डुबोना चाहते, ये जिंदा रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी किसी पॉलिटिशियन की जो कंसर्न होती है वो उसका री इलेक्शन होती है। अगर एक किसी को नजर आए कि एक डूबते हुए कश्ती में मैं सवार होके इसके साथ डूब जाऊंगा तो वो नहीं डूबेगा, वो छलांग लगाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये सारे हुकूमत के हलीफ और खुद हुकूमत के अंदर से लोग उसको छोड़ेंगे। और अगर आप बैसाखियों की बातें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बैसाखियां भी इस नाअहली और नालायकी और नाकामी का बोझ उठा उठा के शायद अब तंग आ चुकी होंगी, उनके कदम भी बोझल। आप देखिए मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल किधर जा रही है। ऐसा लग रहा है आपको आपकी फिर कोई हिकमत अमली नहीं है, आपको सिर्फ उम्मीद ही है। आमिर खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर कह दिया था कि इन्होंने तो सिर्फ बात की है, कोई हिकमत अमली वो भी कह रहे थे, आपने नहीं बताई है। वो आपने तोड़ दिया अपने इंटरजेक्शन से। मैं ये कह रहा था कि अगर आप पिछले 3 साल को देखें तो हमारी जो बैसाखियां हैं सारा बोझ उन्होंने ही तकरीबन हुकूमत का उठाए रखा है, क्योंकि हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर सकती। नतीजा ये है कि आप देखिए कि अब हमारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस दिन ब दिन गंभीर हो रहे हैं, हमें उनको उनकी तरफ तवज्जो देने के लिए फारिग करना है। और मैं समझता हूं कि अब जो भी मुल्क के अंदर साहिबुर राय है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो बिजनेस में है, वो ये सोचने पे मजबूर है कि पाकिस्तान कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। वैसे अगर कोई सोचने पर मजबूर है, अभी जो सेनेट के अंदर स्टेट बैंक का बिल आप लोग नहीं रोक पाए हैं, हालांकि उसके खिलाफ आप लोगों ने इतनी मैसिव कैंपेन की थी, और फिर साथ में अगर नहीं है कोई तैयार तो उसके सिग्नल्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर नून लीग को लगता है कि इस हुकूमत को गिराना इतना लाजमी है तो जो टिकट की कमिटमेंट है कर दें हमारे लोगों के साथ। वो तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि कर दें कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ, तो क्यों नहीं कर देते अगर मुल्क का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है?
देखिए, हमने भी उसमें हमें सिलेक्टिव हैं, हमें कई हलकों में जहाँ पे इनके लोग आना चाहते हैं, वहाँ पे हमारे अपने नजरियाती लोग हैं जो पोटेंशियल हैं, वहाँ पे तो हम सवाल नहीं पैदा होता किसी को लें। लेकिन बहुत सारे हलके हैं कि जहाँ पर हमारे ही लोगों को मजबूरन या प्रेशराइज करके निकाला गया था, वहाँ पे हमारे पास मुतबादिल भी नहीं, हम उन्हें लेंगे। लेकिन ये सब फैसले उस वक्त होंगे जब हमारी मूव फाइनल होगी। कल पीडीएम का सरबराही इजलास है जिसमें इन सारी ऑप्शंस के ऊपर गौर होगा और फैसला भी होगा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि ये जो हुकूमत के वजीर आज हमें ताने देते हैं और बड़े जुमलेबाजी करते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो सबसे पहले ये छलांगे मारने वाले होंगे। साहब, मगर आप कह रहे हैं कि जब आएगी तो ये छलांग मारने वाले होंगे। मुझे एग्जैक्टली बताइएगा कि पार्टी के अंदर आपने क्या हिकमत अमली सोची है, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा हैं, एमकेएम के साथ मुलाकात में भी मौजूद थे। पंजाब में पहले आपने मूव करना है या मरकज में पहले मूव करना है? इतनी तो डिसेप्शन की आप हमें इजाजत देना। जो स्ट्रैटेजी है जंग की या सियासी जंग की, वो मीडिया के जरिए इस तरह आम तो नहीं की जाती, लेकिन हमारे पास वो तमाम ऑप्शंस पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी और सियासी और जमहूरी ऑप्शन जिनके जरिए हम इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं, उन सब को हम एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम पंजाब भी पेश नजर है, मरकज भी पेश नजर है और लॉन्ग मार्च भी पेश नजर है। मगर ऐसे मतलब अगर पंजाब गिराना है तो जो चौधरी बिरादरान है काफली के, उसके बगैर नहीं गिरेगा। और चौधरी बिरादरान ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, जो आप कहते हैं आपकी बात से वो मुत्तफिक हैं, मगर साथ में कहते हैं कि रियासत के बगैर हमारा कोई नहीं है जो मुआहदा इस हुकूमत से, हमारा तो रियासत के साथ है। तो रियासत का जब तक उन्हें कहेगी नहीं रियासत, वो तब तक करेंगे नहीं ये काम। देखिए, रियासत जो है वो रियासत तक रहनी चाहिए। हम समझते हैं कि सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मुल्क और अवाम के साथ खड़े होकर अपने फैसले करने चाहिए। वो जो भी फैसला करें, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी हुकूमत की हलीफ जमात जो हुकूमत के साथ चिपटी रहेगी या लगी रहेगी, उसके लिए ये पोजीशन अनडिफेंडेबल हो जाएगी। और अगर वो अपने सियासी मौत के परवाने पे दस्तखत करना चाहते हैं, बहुत शौक से खड़े रहें। हम तो अब इस हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस में ये हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते और हुकूमत को बेल आउट पैकेज देंगे, तो फिर हम पूरी कुव्वत के साथ 23 मार्च को इस्लामाबाद आएंगे और एक अवामी रेफरेंडम से बताएंगे कि ये हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। चलिए, यानी कि अभी भी ऑप्शन मौजूद है ना कि 23 मार्च के लॉन्ग मार्च तक नौबत जाएगी। आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि 23 मार्च से पहले आप इसे नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिरा देंगे? और साथ में मुझे ये भी बता दें कि फिर चौधरी बिरादरान से मुलाकात कब मुतवक्के है शहबाज शरीफ साहब की, और क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं? जी देखिए, ये तो मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके इजलास में शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया गया था कि वो तमाम जो सियासी जमातें हैं, पीडीएम के अंदर, पीडीएम के बाहर और हुकूमत की हलीफ जमातें भी, उन सब से बातचीत करें और उनको हमारा नुक्ता नज़र बताएं कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं। और हम चाहते हैं कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो मिलकर मुल्क को किसी बड़े बहरान से बचाएं। अगर ये सूरत हाल हमने रिट्रीव ना की तो जिस तेजी के साथ, जैसे मैंने कहा कि हम धंस रहे हैं, आज शायद पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हमें हल उनका मुमकिन नजर आता है, और साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गए तो शायद ये हल नामुमकिन हो जाएगा। तरीन ग्रुप के साथ मुलाकातें का कोई प्लान है जहांगीर तरीन साहब से, तरीन ग्रुप से? जी, उनकी भी जितने सियासी लोग हैं उन सब से मुलाकात होगी और उनसे भी मुलाकात यकीनन, वो भी इस मुल्क की सियासत का हिस्सा है। उनके साथ चंद MNAs और MPs भी मुतवक्के हैं। और जैसे मैंने कहा कि देखिए, पॉलिटिशियंस का फर्ज है कि वो मुल्क के हालात को देखें और अपनी सियासी वाबस्तगी पर पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट को फोकियत दें। इस वक्त हमने मुल्क के मफाद में सोचना। देखें, मैं आपको एक बात करता हूँ, आप शाहजेब मुझे बताइए कि वो कौन सा बदनसीब मुल्क होगा कि जो बदतरीन मुआशी बहरान में हो, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा हो, जिसको सफारती सतह पे तन्हाई मिली हुई हो, और उसका वजीर आजम खड़ा होकर मस्खरों की तरह नकलें उतार रहा हो। भैया, आप ये सर्कस चला रहे हैं या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं? इस गैर संजीदगी, अना परस्ती के साथ इस मुल्क को आप तबाही में तो फेंक सकते हैं, निकाल नहीं सकते। इस वक्त तो ऐसी क़यादत चाहिए जो सबको साथ लेकर बैठे, जो सिर जोड़कर बैठे कि हम मुल्क के मुआशी मसाइल को कैसे हल करें। अभी देखिए, जो फिगर्स रिलीज हुई हैं,
6 महीनों में हमारा मालियाती खसारा 33% बढ़ गया है, 550 अरब पिछले साल से और बढ़ गया है। इसका मतलब है और कर्जों का बोझ आएगा। मगर एहसान इकबाल साहब, ये जो आपका लव हेट रिलेशनशिप है और ट्रस्ट नो ट्रस्ट रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी के साथ, पहले तो कम से कम 5-5 साल का फर्क होता था उसमें, अब तो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि 15 दिन पहले कुछ होता है, 15 दिन बाद कुछ और हो जाता है। एक दफा फिर ट्रस्ट करने को तैयार है आप पीपल्स पार्टी को और जरदारी साहब को? मैं आपको बताऊं कि हम सब सियासी जमातें हैं, हमारे अपने मफादात भी हो सकते हैं, हमारे अपने मंशूर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी लेजिटिमेट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्स है, हम सबको इस मुल्क के आइन और जमहूरी निज़ाम के अंदर एक दूसरे को कोलैबोरेट करके एक दूसरे से उसको बचाना है, महफूज करना है। ऐसा आप कोलैबोरेट कर रहे थे, मगर उसी में वो हुकूमती सेनेटर्स के साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए गिलानी साहब, जिस पर आपने बड़ा एतराज किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल कर रहा हूँ, एक दफा फिर आप ट्रस्ट करने को तैयार हैं पीपल्स पार्टी को? एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात माजी में हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड है, हमें उस कॉमन ग्राउंड पर इत्तफाक राय करना है, यकजहती का मुजाहरा करना है। कॉमन ग्राउंड है आपका नो कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के खिलाफ। उस नो कॉन्फिडेंस के लिए, इस कॉमन ग्राउंड के लिए आप पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट करने को तैयार हैं या नहीं? इसका जवाब नहीं दे रहे आप। देखिए, हम तो सब पर एतमाद करते हैं जो अपोजिशन जमातें हैं। मेरा ख्याल है कि जो भी इस वक्त इमरान खान साहब को हटाने के मिशन से बदअहदी करेगा, वो अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनेगा और कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इस मिशन में किसी किस्म की अब वो बदअहदी का मुर्तकब हो। बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमती मौक़िफ़ के लिए हमने हुकूमती वज़रा को बुलाया, वो प्रोग्राम में नहीं आए हैं। एक और अहम स्टोरी इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के केस की दस्तावेज़ात सामने आने के बाद अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। कल हमने आपके सामने ये मामला रखा कि कैसे हुकूमती दावे के बरक्स नेशनल क्राइम एजेंसी के केस की तवज्जो का मरकज़ शहबाज शरीफ ही थे और नैब और एसिड रिकवरी यूनिट के ताउन के बावजूद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने के बाद केस ही बंद कर दिया था। और ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि शहबाज शरीफ की बरतानिया में जिन जायदादों से मुताल्लिक पाकिस्तान में सवालात पूछे जा रहे थे, उन जायदादों को खरीदने में शहबाज शरीफ खानदान की मदद किसी और ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को डोनेशन देने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त और मारूफ बिजनेसमैन अनिल मुसर्रत ने की। तफसीलात के मुताबिक अनिल मुसर्रत ने 2005 से 2009 तक बरतानिया में शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ जायदादों की खरीदारी के लिए तकरीबन 5.5 लाख पाउंड से ज़ायद की अदायगी की और बाद में शहबाज शरीफ ने वो रकम वापस भी कर दी थी। सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर लेकर शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का आगाज़ किया और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी इस शुबे पर इक़दामात कर रहा था कि जुल्फ़िकार अहमद और अनिल मुसर्रत दोनों शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के फ्रंटमैन हैं। और फिर NCA ने इस केस से मुतालिक तहकीकात की और फिर अपनी तहकीकात को उस वक्त ख़त्म कर दिया जब उसे शहबाज शरीफ के असासों से मुतालिक कोई मुजरिमाना सरगर्मी नहीं मिली। खबर के मुताबिक जब अनिल मुसर्रत से इस हवाले से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को कर्ज देते हुए उन्होंने सारा काम कानूनी तौर पर किया है और तमाम इकदामात कानून के दायरे में रहते हुए किए। अब जहाँ ये तफसीलात सामने आ रही हैं, वहीं बरतानवी अदालत की दस्तावेज़ात में ये मामला भी सामने आया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का बहुत हद तक इन्हिसार शहबाज शरीफ से मुतालिक डेली मेल के आर्टिकल पर था और ये वही आर्टिकल है जिसका बार बार हवाला हुकूमती वुज़रा देते रहे, शहजाद अकबर देते रहे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, क्या ये साबित हुआ है कि अगर अनिल मुसर्रत ने पैसे दिए थे शहबाज शरीफ साहब को तो अनिल मुसर्रत को पैसे वापस भी कर दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने? उसका क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है, क्योंकि इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं? जी शाहजेब, इसमें जो सबसे पहले जो अनिल मुसर्रत के हवाले से जो कंप्लेंट है वो एसेट रिकवरी यूनिट जो डॉक्यूमेंट्स भेजे ये उनमें लगाई गई और उनमें एक जो पेज है मैं आपको भेजता हूँ उसमें उन्होंने खास तौर पे कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को शहबाज शरीफ सेटिस्फाई करने में नाकाम हो चुके हैं। यानी जो पाकिस्तानी हुकाम ने इल्जाम ये लगाया था कि अनिल मुसर्रत और जुल्फकार अहमद ये शहबाज शरीफ और सुलेमान के फ्रंट मैन और ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक्चुअल अनिल मुसर्रत के ऊपर भी जो एलिगेशन लगाया गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। इसके ऊपर जब शहबाज शरीफ के वकला से इंक्वायरी की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उन्होंने 2005 में जो तकरीबन 2.5 लाख का अनिल मुसर्रत ने कर्जा दिया था, फिर 2007 में 40,000 का और फिर 2009 में उन्होंने तकरीबन एक और जो 2.5 लाख का कर्जा दिया था, उन सब को जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट चेक किया। अनिल मुसर्रत की बैंक स्टेटमेंट्स उनको बताए बगैर उन्होंने ऑब्टेन की, उनको और जो शहबाज शरीफ की बैंक अकाउंट्स थे उनको चेक किया और उन्होंने सेटिस्फाई किया कि हाँ ये लोन वापस हो गया था। मैंने स्टोरी में ये भी लिखा है कि जो आसमा डार के अकाउंट से पेमेंट हुई अनिल मुसर्रत को 2005 में और उसके अलावा शहबाज शरीफ को जो बार्कलेज बैंक से उन्होंने कर्जा लिया वो उन्होंने
अनिल मुसर्रत को जो तकरीबन 1.5 लाख पाउंड का बनता था वो दिया। ईच एंड एवरी पेनी थी वो अनिल मुसर्रत को रिटर्न कर दी गई थी। वो चेक करना चाह रहे थे कि अनिल मुसर्रत को पेमेंट जो वापस की गई वो सारा बैंकिंग चैनल्स के जरिए हुआ था, वो कैसे हुआ। और बुनियादी तौर पे शाहजेब यहाँ पे क्वेश्चन ये था इन 3 प्रॉपर्टीज के हवाले से कि ये शहबाज शरीफ ने नहीं खरीदी थी 2005 में, ये अनिल मुसर्रत ने शहबाज शरीफ के बिहाफ पर खरीदी थी। 2009 वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी अनिल मुसर्रत ने शहबाज शरीफ के बिहाफ पर खरीदी थी, और 2007 की प्रॉपर्टी में अनिल मुसर्रत ने लोन दिया था। यानी ये जाहिर ये करता है कि शहबाज शरीफ और अनिल मुसर्रत की उस वक्त एक लोन या बिजनेस अरेंजमेंट थी, एज बिजनेस पार्टनर्स उन्होंने ये चीजें खरीदी थी। लिहाजा ये सारी जो ट्रांजैक्शंस थी इनको सेटिस्फाई किया गया। चूंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो एलिगेशन ये था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है 2005 में, और उस वक्त उनके वकील ने यहाँ पे एनसीओ को ये बताया कि 2005 में वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकते थे, जबकि उस वक्त वो एग्जाइल में थे, और 2004 उस वक्त परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो पाकिस्तान से बाहर थे। लिहाजा उन्होंने फिर साबित किया कि ये पैसे पाकिस्तान से नहीं लाए गए बल्कि ये बरतानिया से ही ओरिजिनेट हुए। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ ओरिजिन और सोर्स ऑफ रिटर्न है वो सारे का सारा बरतानिया, और उसका मनी ट्रेल और ट्रांजेक्शन सारी नेशनल क्राइम एजेंसी को प्रोवाइड की गई। उसके बाद फिर अगली स्टेज आई कि जब ये सारे पैसे थे, अगला क्वेश्चन एनसीए के लिए ये था कि जो अनिल मुसर्रत और शहबाज शरीफ के दरमियान जो पैसों की एक्सचेंज हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ ने लेयरिंग की, कंसीलमेंट की, और फिर 2018 में उन्होंने इन प्रॉपर्टीज के पैसे सुलेमान को दे दिए। लिहाजा जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है उसकी जो बुनियादी एलिमेंट एक शिफ्ट ये है कि जो ब्लैक मनी होती है उसकी कंसीलमेंट होती है, लेयरिंग होती है और प्लेसमेंट होती है, और किसी कोई बेनिफिशियरी होता है। यहाँ पे शहबाज शरीफ और सुलेमान बेनिफिशियरीज डिक्लेयर किए थे एनसीए ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के जो सेंट्रल कैरेक्टर ये दोनों हैं, और इनके जो फ्रंट मैन है वो जुल्फकार अहमद और अनिल मुसर्रत है, जिनके जरिए से उन्होंने बरतानिया में जो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है उसको लॉन्डर किया। ये थी बुनियादी इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद ये जो सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी इनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल में देखा। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली शाहजेब जो पाकिस्तान से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे नेशनल क्राइम एजेंसी के पास, वो सारे उन्होंने फिर चेक किए कि क्या वो जो मंजूर पापड़ वाला और जो दूसरे जो डिफरेंट एलिगेशन है, क्या पाकिस्तान का कहीं पैसा तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। चूंकि इंक्वायरी ये थी कि ये रिकवरेबल प्रॉपर्टी, एनसीए ने ये कहा था कि हमने इस प्रॉपर्टी को रिकवर करना है। किसके लिए? पब्लिक ऑफिस होल्डर ने करप्शन की, यानी शहबाज शरीफ ने करप्शन की। अगर ये करप्शन प्रूव हो जाती तो ये पैसे और एसेट्स हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, एनसीए ने नहीं रखने थे। ये थी इंक्वायरी। वैसे मगर यहाँ तो देखिए हुकूमत ने दावा कर दिया था कि शहबाज शरीफ ने बरतानिया में 85 अरब रुपए के असासे बनाए हैं, तो यानी कि इसके अलावा भी असासों का दावा कर रही थी हुकूमत। और फिर जब हुकूमत की तरफ से इतने सबूत भी दिए गए, चाहे नैब की तरफ से ताउन हो, एसिड रिकवरी यूनिट की तरफ से ताउन हो, साथ में जो डेली मेल का आर्टिकल था उसको यहाँ पर बहुत बड़ा करके पेश किया गया, और आपकी रिपोर्ट में है कि उसको भी काफ़ी हद तक एनसीए ने इस्तेमाल किया, तो फिर भी कुछ क्यों नहीं साबित हो सका जब इतने सारे शवाहिद दिए गए थे? शाहजेब, आज से 1 साल पहले यहाँ पर जस्टिस निकलन ने एक रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने डेली मेल को कहा था कि वो अपने एविडेंस 3 मंथ्स के अंदर जमा कराएं। आज 1 साल हो चुका है और डेविड रोज ने आज तक एविडेंस सबमिट नहीं कराया। उन्होंने ये कहा कि कोविड था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, अभी उनको इस महीने की डेडलाइन है जिसमें उन्होंने एविडेंस सबमिट कराना है, वो अभी तक जमा नहीं करा सके। ये जितने भी पेपर्स हैं, खासतौर पर जो आपने देखा आपके पास पेपर्स हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिलाई किया मुकम्मल तौर पर जो डेविड रोज का जो आर्टिकल था उसके ऊपर, मुख्तलिफ पाकिस्तानी अखबारों के आर्टिकल्स के ऊपर, और फिर जो नैब का पूरा रेफरेंस एफआईआर की वो सारी चीजें एसेट रिकवरी यूनिट ने दी। उन सब चीजों का यहाँ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्होंने प्रूव करनी थी 3 चीजें। क्या शहबाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए क्रिमिनल कंडक्ट किया, फ्रॉड किया, अपने वीजा एप्लीकेशन में झूठ बोला है, और उन्होंने ये फ्लैट्स कैसे खरीदे, सुलेमान के पास पैसे कैसे आए। बुनियादी तौर पे उनका एलिगेशन ये कि आपने जो तकरीबन 75 पेजेस का जो एफआईआर है, बुनियादी जो चार्ज है एनसीए का, उसमें तकरीबन 35 जो पैराग्राफ्स है वो शहबाज शरीफ के मुताबिक, उसमें कहीं पर आपने नहीं देखा कि एनसीए ने कहा होगा कि ये यूके में ये करप्शन है। उनने कहा कि ये करप्शन क्रिमिनल कंडक्ट इन पाकिस्तान है, और ये जो एसेट्स सब फ्रीज कर रहे हैं इनका ओरिजिन, क्रिमिनल ओरिजिन इनका पाकिस्तान है, और उसकी बुनियाद थी जो पाकिस्तान की तरफ से शवाहिद फराहम किए गए थे। इन दी एंड इन्वेस्टिगेशन में चाहे वो जो डेविड रोज ने इल्जाम लगाए थे या
जो नैब ने जो लगाए गए वो सारे यहाँ पर बरतानवी कानून के तहत वो करप्शन साबित नहीं हो सकी है। और फिर जब नेशनल क्राइम एजेंसी को करप्शन साबित है, चूंकि देखिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि हमने 2 मैंडेट चाहिए, हमने प्रूफ या डिसप्रूव करना है, क्रिमिनल कंडक्ट, करप्शन, फ्रॉड, कंसीलमेंट और जो करप्शन। एंड पे उनको जब ये चीजें प्रूव नहीं हो सकी, जो उन्होंने अपनी जो एनसीए की जो अपना उनका केस है उसमें लिखा हुआ है, एंड पे वो जब डिसप्रूव हुई तो उन्होंने ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर सेट असाइड कर दिए और इनके सारे जो एसेट्स है वो जो शहबाज शरीफ और सुलेमान को उनको रिटर्न कर दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खत्म कर दी। ये है पूरे केस का खुलासा। बहुत शुक्रिया। मुज़ल्लिल शाह बता रहे थे क्या केस का खुलासा है, मगर माजी में देखिए कि शहबाज शरीफ पर बरतानिया में 85 अरब रुपए के असासे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाने के वज़रा क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब तक जो नैब ने अदालत में तफसीलात पेश की हैं, 85 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हैं। यूके शहबाज जो हैं वो लिंच पिन थे इस सारे कार्रवाई के, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो यही है कि तकरीबन 85 अरब रुपए से 100 अरब रुपए के दरमियान जो पैसा है उन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा, और वो पैसा जो है उससे फिर शहबाज शरीफ फैमिली ने अपने एसेट्स खरीदे कि कुछ 85 अरब रुपए की जो जायदाद है जो शहबाज शरीफ साहब की और उनके फैमिली की है बाहर। फिर हमने उस वक्त भी मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से पूछा कि 85 अरब रुपए का नंबर कहाँ से आया है, तो उन्होंने कहा कि उनके असासे 85 अरब रुपए से भी ज़्यादा के हैं। बहुत संगीन इल्ज़ाम है। 85 से 100 अरब रुपए का ज़ाहिर बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर इन्होंने किए तो सारा पैसा वापस भी है, इन्हें पकड़ा भी जाए, मगर ये नंबर आया कहाँ से है एग्जैक्टली? नैब ने बताया है, आपने नैब को बताया है, क्या हुआ है? बिल्कुल, ये 85 अरब से ज़ायद के ही हैं, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें कुछ अमाउंट वो है, और फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के एवज़ आप असासे बनाए जाते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जो असासे बनाए गए उस लॉन्ड्र्ड मनी से बनाए गए, जो जिसकी वो सीड मनी थी। तो इसके बाद अगर ये साबित हो जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, इलीगल पैसा था, इल गॉटन मनी थी, तो जो भी एसेट उसके नतीजे में बनाया गया वो भी तस्वर किया जाएगा कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि किसी जुर्म के नतीजे में बनाई गई है। तो अगर आप उसमें शरीफ या शहबाज शरीफ फैमिली के एसेट्स देखें तो उनकी तो कीमत 85 अरब से काफ़ी ज़्यादा है। बरतानिया में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई है, और हम शहजाद अकबर साहब को प्रोग्राम बुलाने की दावत भेजते हैं तो वो जवाब ही नहीं देते हैं। तो हम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ के केस की समाअत हुई है और मरीम नवाज़ क्यों इतनी मुतमईन है, तो बात करेंगे फिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर अहम समाअत हुई, जहां अदालत ने एक बार फिर केस की मेरिट्स पर और नैब के शवाहिद पर सवाल उठा दिए हैं, और यह भी कहा है कि मरीम नवाज की ट्रस्ट डीड को जाली नहीं बल्कि प्री डेटेड कहा जा सकता है। मरीम नवाज भी आज अदालत की समाअत पर मुतमईन दिखाई दी और कहा कि नैब के पास अदालत में आज कोई जवाब नहीं था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज की समाअत में उस ट्रस्ट डीड का भी जिक्र हुआ जिसे जाली करार दिया गया था, जिसके कैलिबरी फॉन्ट पर सवालात उठे थे, मगर मरीम नवाज का यह मौक़िफ़ रहा कि फ्लैट्स की मिल्कियत मेरी नहीं है बल्कि मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ और मालिक हुसैन नवाज है। आज अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के सामने दोबारा ये सवालात रखे कि मरीम नवाज के खिलाफ नैब का केस क्या है, उसका लुब्बे लुबाब बता दें। अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी तरीके से भी बनाकर बेटी को दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी? अगर मरीम नवाज बेनिफिशियल ओनर साबित भी हो जाएं तो फिर उनका किरदार क्या होगा? जी न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के आगाज़ में मरीम नवाज के वकील इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने मेरे साबिक़ा दलाइल पर तहरीरी जवाब दिया है, नैब का जवाब मैंने देख लिया है, नैब ने इस केस में बुनियादी जुज़ियात ही पूरी नहीं की, असासे की असल कीमत और ज़राए पहले बताए ही नहीं गए। इस पर अदालत चाहे तो मरीम नवाज को आज ही बरी कर सकती है। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A5 के तकाजे पूरे नहीं किए गए, गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि चीज़ों को ख्वाह मख्वाह उछाला जाए। अगर हमें इंसाफ मिल जाता है तो हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे।
तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हमें देखना है कि मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद या शहादतें मौजूद हैं या नहीं हैं। अदालत को सिर्फ इसी बुनियाद पर सजा के खिलाफ अपील का फैसला करना है। इरफान कादिर ने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस को सुपरवाइज किया, JIT की तश्कील का मामला भी सबके सामने है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पनामा केस में जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन यहाँ आप केस का बताएं। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की खामियों की आपको निशानदही करनी है और हमें जांचना है। फिर इरफान कादिर ने मौका इख्तियार किया कि नैब ने इस केस में तफ्तीश ही नहीं की तो फिर रेफरेंस कैसे दायर किया। चाहता हूं अदलिया मजबूत हो, अदलिया को अंडरमाइन करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतों को घर भिजवाने के 3 तरीके हैं। हुकूमत को घर भिजवाने का पहला तरीका मार्शल लॉ है और दूसरा तरीका सदर पाकिस्तान के जरिए हुकूमत को घर भिजवाने के लिए इस्तेमाल हुआ। इरफान कादिर के इस नुक्ते पर जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें रोकते हुए रिमार्क दिए कि आप उसमें ना जाएं, हम इस पर ना हाँ कर सकते हैं और ना ही ना कर सकते हैं। अगर आप साबित कर दें कि प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो बाकी बातों की जरूरत ही नहीं रहेगी। सबूत मौजूद ना हुए तो पनामा केस एक तरफ रहेगा और हमारा फैसला कुछ और होगा। अगर सबूत मौजूद हुए तो भी ये अदालत अपना फैसला आजादाना देगी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इब्तिदाई नौयत की थी, शवाहिद देखकर नहीं थी। हमें देखना है कि नैब अपना केस शवाहिद से साबित कर सका या नहीं। आप सिर्फ ये साबित कर दें कि नैब केस साबित नहीं कर सका तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आप ये बताएं कि नैब क्या शवाहिद लाया था और क्या वो मुतल्लिका थे या नहीं थे। मोजेस बेंच ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस 184(3) के तहत थीं और हम ट्रायल का रिकॉर्ड देखेंगे। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने कहा कि पनामा केस इमरान नियाजी बामुकाबला नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम हटाया गया, जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत बनी। नवाज शरीफ को हटाने के लिए आईनी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था कि अदालती ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि यह वाहिद पहलू है, बल्कि इसके साथ दीगर अवामिल भी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर और हज इंतजामात में बदइंतजामियों समेत दीगर केसेस भी तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों को भिजवाए थे। तो इस पर इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने उन केसेस में मॉनिटरिंग जज नहीं बनाए थे। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने नीलसन और नेस्कोल के हवाले से नैब के प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि जिस दिन वो कंपनी बनी उस दिन से बताएं कि वो कंपनी किसकी रकम से बनी। आप इन सवालों का जवाब दें। हम अब इल्तवा नहीं देंगे, अब हम अदालत का वक्त ज़ाया नहीं होने देंगे। इस सवाल के जवाब के बाद ही उठेंगे। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि मरियम नवाज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का क्या केस है, उसका लुब्बे लुबा बता दें। मोजेस बेंच ने नैब से पूछा कि अगर मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर साबित भी हो जाएं तो फिर उनका किरदार क्या होगा। अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी तरीके से भी बनाकर बेटी को दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी। नैब पहले हमारे सवालात का जवाब दे, फिर मरियम नवाज के वकील को सुनेंगे। नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब इस नुक्ते पर पहुंचेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। आज दौरान समाअत मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड भी ज़ेर बहस आई। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि ट्रस्ट डीड सादा कागज़ है या कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि JIT खुद कहती है कि ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है, मरियम नवाज को ट्रस्टी बनाया गया और वो उसकी प्रिंसिपल ओनर नहीं है। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि हमने ट्रायल कोर्ट में साबित किया कि ट्रस्ट डीड जाली है, मरियम नवाज ही बेनिफिशियल ओनर है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में बजरिया मुतफर्रिक दरख्वास्त ट्रस्ट डीड जमा कराई थी। जब वो JIT के सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, मरियम नवाज की जानिब से इस डॉक्यूमेंट को तस्लीम किया गया है। तो मोजेस जजेस ने रिमार्क दिए कि ट्रस्ट डीड का फॉन्ट क्या था इस पर बाद में आते हैं। अगर मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दस्तखत हैं और वो उसे तस्लीम करते हैं तो ट्रस्ट डीड जाली कैसे हुई। ये जालसाजी के ज़मरे में नहीं आता, इसे प्रीडेटेड कह सकते हैं। अगर हुसैन नवाज आकर कह देते कि दस्तखत उनके नहीं हैं तो बात जालसाजी की तरफ जाती। कैप्टन सफदर को सिर्फ इस बात पर सजा हुई कि वो इन दस्तखतों के गवाह थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों की मज़ीद समाअत 17 फरवरी को करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।